हाँ, ठीक है, डरने की आवश्यकता भी नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं? भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति से पढ़ने से पहले आप लोगों को जब मैंने विशेषता पढ़ाई थी उस समय यह बताया था कि भारतीय संविधान में करीबन कितने भाग हैं? 22 भाग है। और इन 22 भागों में जो सबसे बड़ा भाग था जिसका नाम था भाग 5, ठीक है। और भाग 5 में करीबन अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 तक टोटली कितने आर्टिकल आते थे? 99। टोटली कितने आर्टिकल आते इसमें? 99। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। और इस भाग में किसका उल्लेख है? तो केंद्र सरकार का उल्लेख था। किसका उल्लेख था? केंद्र सरकार का। और इसके भी अलग अलग हमने भाग बनाए थे। इसमें जो शुरुआती भाग था जिसे हमने क्या बताया था? कार्यपालिका। क्या बताया था? और कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 तक था। और आप लोगों को उस समय यह भी बताया था कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सब कार्यपालिका के भाग थे। तो राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? कार्यपालिका का, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 के बीच में जो आर्टिकल हैं वो किसके बारे में हमको बताएंगे? भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, ठीक है। और उसमें से भी जो भारतीय संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल है, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल भी है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में एक लाइन लिखी हुई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, 2-3 राष्ट्रपति नहीं बनाने हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में हूबहू लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहां पे लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? भाग 5 का। भाग 5 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है जिसमें अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 के बीच में करीबन 99 आर्टिकल आते हैं। ये बात हमने की है, ठीक है। उसके बाद इसमें किसका उल्लेख था? तो केंद्र सरकार का। और राष्ट्रपति किसका प्रतिनिधि है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, राज्य सरकार का नहीं है। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। तो अगर आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है तो आपको भारतीय संविधान का भाग 5 ही देखना है, भाग 6-7 में नहीं जाने की आवश्यकता है। और उसमें भी बताया था कि पर्टिकुलर कार्यपालिका का हिस्सा है कौन? राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 तक, मतलब ये जो आर्टिकल हैं इसको भी उपभागों में बांट दिया था। और कार्यपालिका आती है अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 के बीच में। और उसमें भी जो 52 आर्टिकल है वही क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ। तो एक लाइन लिखना, लिखो, लिखो, संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 5 ब्रैकेट में कर देना अनुच्छेद 52 से 151। भारतीय संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स थे? 395, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 5 ब्रैकेट में कर देना 52 से 51 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5, इसमें आर्टिकल 52 से लगाकर 151 आर्टिकल आते हैं और इसमें राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। यह बात हमने की, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक भाग है, कार्यपालिका का एक भाग है तथा व्यवस्थापिका का एक अंग है। व्यवस्थापिका का एक अंग है।
व्यवस्थापिका का एक अंग है, ये हम बात करेंगे जब संसद पढ़ेंगे। भारत की व्यवस्थापिका का क्या नाम है? संसद, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं। उसी पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। तो कार्यपालिका का भाग है कौन? राष्ट्रपति। और व्यवस्थापिका का क्या है? एक अंग है राष्ट्रपति। ये बात हम करेंगे। अभी हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं? कार्यपालिका को लेकर और राष्ट्रपति पद के लेकर जो भी बातें हैं। राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं हैं, वोट कौन डालेगा, ठीक है, क्या शर्तें रहेंगी, पद शपथ कौन दिलवाएगा, नियुक्ति कौन करेगा, कार्यकाल क्या रहेगा, ये सारी बातें राष्ट्रपति की कहां पे लिखी हुई है? अनुच्छेद 52 से लगाकर 78 के बीच में, जो किसका भाग है? कार्यपालिका का, ठीक है। तो लिखना नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों को जब मैंने प्रस्तावना पढ़ाई उस समय यह भी बताया था कि भारत में गणतंत्र का प्रतीक कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या है? हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्राध्यक्ष है। आ रही बात समझ में? और एक संवैधानिक प्रधान भी है। आपको जब मैंने संसदीय शासन पढ़ाया था उस समय यह भी बताया था कि संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम जहां पे होता है वहां पे सरकार के 2 प्रधान होते हैं। एक वास्तविक प्रधान होता है, दूसरा नाम मात्र का प्रधान होता है। जो वास्तविक प्रधान होता है उसे ही संवैधानिक प्रधान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संवैधानिक प्रधान। सॉरी, जो नाम मात्र का प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? संवैधानिक प्रधान। और जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो नाम मात्र का प्रधान है वो कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रधान कहलाता है। मतलब संविधान की सारी बातें किसको लेकर लिखी गई है? राष्ट्रपति को लेकर। पर करता कौन है वास्तव में? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है और नाम मात्र का प्रधान है और गणतंत्र का प्रतीक है और भारत का प्रथम नागरिक भी उसे कहा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें हैं, तो हल्का सा लिखना। फिर नेक्स्ट देखो, भारत में ये केवल राष्ट्रपति का परिचय बता रहा हूं हल्का सा। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें नाम मात्र बस उसका नाम लिखा हुआ मिलेगा, काम कुछ नहीं करेगा, ठीक है। नाम मात्र या संवैधानिक प्रधान, जिसमें नाम मात्र या संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक तथा गणतंत्र का, भारत का प्रथम नागरिक तथा गणतंत्र का प्रतीक, गणतंत्र का प्रतीक माना जाता है। भारत का प्रथम नागरिक तथा गणतंत्र का प्रतीक माना जाता है। लिखा? ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में लिखना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना ही लिखा हुआ है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब यहां पे, अब ये नाम है इसका क्या? राष्ट्रपति। संविधान सभा में जब राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया जा रहा था उस समय एक संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था केटी शाह। क्या नाम था? केटी शाह। केटी शाह ने क्या कहा कि राष्ट्रपति नाम नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि
हमने राष्ट्रपति का पद जो था वो किसकी तुलना में बनाया था? ब्रिटेन के सम्राट को देखते हुए, कि जैसे ब्रिटेन का सम्राट कानूनों के ऊपर सिग्नेचर करने का काम करता है और नाम मात्र का प्रधान है वहां पे ब्रिटेन में, वैसे न वैसे भारत में राष्ट्रपति का पद बना देते हैं, ठीक है। पर अमेरिका में राष्ट्रपति नाम था, जो हेड ऑफ स्टेट था उसका नाम। तो यहाँ के जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे जिनका नाम था केटी शाह ने क्या कहा कि राष्ट्रपति नाम नहीं रखना है, नहीं तो अमेरिका जैसा हो जाएगा। राष्ट्रपति नाम की जगह उन्होंने बताया हेड ऑफ स्टेट, राज्य का अध्यक्ष नाम रखे हम इसका। क्या नाम रखे? राज्य का अध्यक्ष। पर रखा क्या हमने फाइनली? राष्ट्रपति रखा। पर संविधान सभा में केटी शाह ने एक सुझाव दिया था कि इनका नाम क्या होना चाहिए? हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए, यानी राज्य का अध्यक्ष होना चाहिए। तो लिखना एक लाइन, नोट लगा के लिखना, संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य केटी शाह द्वारा, संविधान सभा के सदस्य केटी शाह द्वारा राष्ट्रपति नाम की जगह, राष्ट्रपति नाम की जगह, राष्ट्रपति नाम की जगह राज्य का अध्यक्ष, राज्य, क्या लिखा? राष्ट्रपति नाम की जगह राज्य का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष हेड ऑफ द स्टेट। ये नाम किसने बताया था? केटी शाह ने कहा कि राष्ट्रपति नाम नहीं रखते हैं, हम नाम क्या रखें? हेड ऑफ द स्टेट या राज्य का अध्यक्ष। राज्य का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल साइंस की भाषा में? देश ही होता है, ठीक है। राज्य का अध्यक्ष मतलब ये मत समझना कि राजस्थान गुजरात के अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे थे, नहीं, ये भारत के हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्र अध्यक्ष या राज्य का अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे थे। तो ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, ये तो बात हो गई किसकी? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान की, कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान कहां पे है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में है। और आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, 2 राष्ट्रपति नहीं रखने, ये लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखना, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन, ठीक है, योग्यताएं। आ रही बात समझ में? कि कोई व्यक्ति, देखो हमने बात की सबसे पहले राष्ट्रपति के पद के बारे में, अब कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए क्या क्या उसके पास क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। और योग्यताएं कहां पे लिखी हुई है? अनुच्छेद 58 के अंदर। कहां पे लिखी हुई है? अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं और आप क्या क्या योग्यता जानते हो, ठीक है। हो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन है जो आप लोगों को आज यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे कंफ्यूजन है आप लोगों को, मुझे मानता हूं मैं ये, ठीक है। तो राष्ट्रपति हेडिंग लगा देना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी अंग्रेजी में कहें तो क्वालिफिकेशन, और हिंदी में अर्हताओं को क्या कहा जाता है? योग्यता, ठीक है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है उसमें योग्यता नहीं लिखा हुआ है, उसकी जगह क्या लिखा हुआ है? अर्हताएं, ठीक है, शब्द है। नहीं तो एग्जाम में आ गया कि राष्ट्रपति की अर्हता है, पता ही नहीं लगा कि अर्हता का मतलब क्या होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन, अनुच्छेद 58 लिखा, ठीक है। बढ़े आगे? हाँ, अब यहां पे समझना अनुच्छेद 58 क्या क्या कहता है। अनुच्छेद 58 की अगर बात करें तो यहां पे समझना, इसका सब क्लोज 1 है और एक सब क्लोज 2 है, मतलब 2 सब क्लोज है इसके। फर्स्ट सब क्लोज क्या लिखा हुआ है? इसमें 3 प्रकार की योग्यताएं बताई हैं। कितने प्रकार की? ए, बी और सी, 3 योग्यताएं। और एक और योग्यता यहां पे लिखी हुई है, क्या क्या है समझना। यहां पे पहली योग्यता तो लिखी हुई है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अब आप ये कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है भारत का नागरिक होने से? जैसे समझना, आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में यहां पे इसलिए पूछ ले कि
अनुच्छेद 58 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है भारत का नागरिक हो, मूल रूप से भारत का नागरिक हो, विदेशी नागरिक हो, कि उपयुक्त तीनों या उपयुक्त सभी। इस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया तो अभी तो हाल फिलहाल क्या करना चाहोगे आप? तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप ये सोचोगे कि यार वजन किस में पड़ रहा है, मूल रूप से भारत का नागरिक हो, है ना। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसी कोई योग्यता लिखी हुई नहीं है, वहां पे लिखा हुआ इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि मूल रूप से भारत का नागरिक और भारत के नागरिक में क्या फर्क होता है। तो मूल रूप से भारत का नागरिक, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है ना, तो अमेरिका राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है, मूल रूप से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। क्या लिखा हुआ वहां पे, मूल रूप से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। जबकि भारत में क्या लिखा हुआ है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंट क्या है समझना। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जन्म भारत में हुआ है तो वो कहलाता है मूल रूप से भारत का नागरिक। आई बात समझ में। और ऐसा व्यक्ति मान लो जिसका जन्म मान लो कि ब्रिटेन में हुआ है और वो करीबन 6 साल से भारत में रहता है और उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आई बात समझ में। भारत का नागरिक होने का मतलब क्या है कि भारत में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत में रहने लगा है और भारत की नागरिकता उसने प्राप्त कर ली है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हो तो ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। तो मूल रूप से समझ में आ रही बात। तो भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है, भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से ऐसी कोई शब्दावली लिखी हुई नहीं है। यह बात क्लियर रखना। लिखो, पहली योग्यता लिखो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। अनुच्छेद 58(1) और उसमें लिखना ए, ठीक है, ये पहली योग्यता है, भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 58(1) ए, ठीक है, क्या है, भारत का नागरिक हो, ठीक है। नोट लगा के इसके नीचे लिखो एक लाइन, भारत का नागरिक हो, नोट लगा के एक लाइन लिखो। अनुच्छेद 58 में, नोट लगा के लिखो, अनुच्छेद 58 में मूल रूप से, अनुच्छेद 58 में मूल रूप से भारत का नागरिक हो, अनुच्छेद 58 में मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यह प्रावधान है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यह प्रावधान है। और प्रावधान समझ में आ गया। मूल रूप से मतलब क्या हो गया, जो भारत में जन्म लिया हो। और भारत का नागरिक का मतलब क्या है, जन्म कहीं पर भी लिया हो पर भारत की नागरिकता अगर उसने प्राप्त कर ली तो वो सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट लिखना, बी जो कहता है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, ठीक है। मतलब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उसकी, 35 साल, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 60-62 कितनी है, हाँ बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति कोई अधिकारी नहीं है, वो नेता है। और नेता के लिए भारतीय संविधान में कोई भी नेता हो, लोकसभा का हो, सरपंच का चुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, कोई भी चुनाव भारत में, नेताओं के लिए केवल और केवल न्यूनतम आयु का प्रावधान है, अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति की उम्र 150 साल है, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो नेताओं के लिए क्या है, न्यूनतम आयु का प्रावधान है। जबकि न्यायाधीशों के लिए, उनके लिए न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायाधीशों के लिए अधिकतम आयु का प्रावधान रहता है कि अधिकतम आयु 62 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 65 वर्ष, ठीक है। उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएगा, यूं कहने का मतलब 21 साल में भी वो न्यायाधीश बन जाता है तो उसकी योग्यता, वो बन सकता है, ठीक है। तो अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट की एज होती है, नेताओं के लिए कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है, बस न्यूनतम आयु का प्रावधान है।
कि आपको नेता बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो आपको 35 साल की न्यूनतम आयु चाहिए। 35 साल से आपकी अगर उम्र कम है तो आपको आवश्यकता नहीं है। तो नेताओं के लिए अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं होता है। लिखना चाहो तो लिख देना एक लाइन नीचे। नेताओं के लिए केवल न्यूनतम आयु का प्रावधान है। नेताओं के लिए केवल न्यूनतम आयु का प्रावधान है। नेताओं के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान है। नेताओं के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान है। लिखा? बहुत बढ़िया। ये कितनी क्वालिफिकेशन हुई अभी? 2। और कोई क्वालिफिकेशन कौन सी हो सकती है, बताना चाहें? हाँ, पागल देवलिया नहीं होना चाहिए, यही तो सुनना चाहता था मैं। हाँ, मन को तसल्ली मिल गई। अच्छा, ये आप लोगों को किसने पढ़ाया और कहां से पढ़ाया ये मुझे आज तक नहीं पता। ठीक है, पागल देवलिया नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें समझना इस चीज को, ये बहुत लोगों को नहीं पता आज तक भी। भारतीय संविधान में संविधान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और संविधान में आर्टिकल 58 उसी में योग्यता लिखी हुई है। उसके अलावा दूसरी कोई कहीं पर भी योग्यता लिखी हुई नहीं है। आ रही बात समझ में? और उसमें 58 को जाके देख लेना, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा ऐसा, मतलब कि कहीं पर लिखा हुआ नहीं है इस आर्टिकल में कि पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई योग्यता नहीं है। आप जो बता रहे हैं वो क्या है? डिसक्वालिफिकेशन है, अयोग्यताएं हैं। ठीक है, और अयोग्यता का उल्लेख कहां पे है? अनुच्छेद 102 में है। डिसक्वालिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि ये योग्यता नहीं होनी चाहिए या ऐसी अयोग्यताएं नहीं होनी चाहिए। अरे बात समझ में? तो पागल देवलिया जैसी अनुच्छेद 102 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 58 में योग्यता में लिखा हुआ नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो राष्ट्रपति, और एक और चीज बता दूं यहां पे, पागल और देवालिया जो है ना, वो राष्ट्रपति के लिए तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है ऐसा। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, जो संसद के सदस्य, उनके लिए लिखा हुआ है, और वो भी योग्यताओं में नहीं, अयोग्यताओं में, कि संसद के सदस्य अयोग्य होंगे वो अगर पागल हो जाएं और वो देवालिया हो जाएं। ठीक है, अरे बात समझ में? राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पद है, हेड ऑफ स्टेट है। अगर उसकी क्वालिफिकेशन में हम ऐसी बातें लिखेंगे पागल और देवालिया नहीं होना चाहिए, तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात होगी। आ रही बात समझ में? तो जहां पर भी पढ़ा उसको आज से सुधार कर लेना। तो ऐसी कोई योग्यता लिखी हुई नहीं है। तीसरी यहां पे जो योग्यता लिखी हुई है वो क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या लिखा हुआ है? लोकसभा सदस्य, उपराष्ट्रपति के लिए लिखा हुआ है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और राष्ट्रपति के लिए क्या लिखा हुआ है? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि पागल और देवालिया जैसी कोई क्वालिफिकेशन लिखी हुई नहीं है, वो क्या है? डिसक्वालिफिकेशन है। और डिसक्वालिफिकेशन का किसको लेकर है? संसद के सदस्यों को लेकर। राष्ट्रपति को लेकर डिसक्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई है कुछ भी। आ रही बात समझ में? राष्ट्रपति को लेकर केवल और योग्यता लिखी हुई है, और इसमें 3 योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, मूल रूप से भारत, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। तीसरी बात, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लिखा हुआ है। और लोकसभा के सदस्य में फिर अयोग्यता में हम बात करते हैं कि पागल और देवालिया नहीं होना चाहिए, पर राष्ट्रपति के लिए लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है? तो ये 3 बातें तो लिखी हुई है अनुच्छेद 58 के सब क्लोज 1 में। सब क्लोज 2 में क्या लिखा हुआ है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लाभ के पद के ऊपर है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लाभ के पद पर हो। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पे है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगा, ये लिखा हुआ है योग्यताओं के अंदर। एक और बात क्या लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगा। आई बात समझ में? ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि लाभ का पद क्या होता है? ये बात भी हो सकती है। हम ये समझते हैं सरकारी नौकरी, कि कहां से पढ़ते हैं ये नहीं पता हम लोगों को। ठीक है, सरकारी नौकरी ऐसा भारतीय संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि लाभ का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 395 में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है लाभ का पद क्या होगा। अरे बात समझ में? दूसरी बात ये लिखी हुई है कि लाभ का पद डिसाइड कौन करेगा? तो संसद करती है। कौन करती है? संसद। ठीक है, तीसरी बात कि लाभ का पद में कौन आता है यह संविधान में लिखा हुआ नहीं है और लाभ का पद परिभाषित नहीं है, पर लाभ के पद में कौन से नहीं आते हैं इतना जरूर लिखा हुआ है अनुच्छेद 58 के अंदर ही। कहां पे लिखा हुआ है?
अनुच्छेद 58 में ही लिखा हुआ है कि लाभ के पद में कौन कौन सी चीजें नहीं आती है। तो भारत में लाभ के पद कौन से नहीं है, तो सुनना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल का पद और केंद्र और राज्य में मंत्री का पद। आई बात समझ में कि नहीं आई? फिर से सुनना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र और राज्य सरकार में कोई अगर मंत्री है तो ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। मतलब आप राज्यपाल हो, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो, राज्यपाल पद से इस्तीफे देने की आवश्यकता नहीं है। आप मंत्री हो, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो मंत्री पद से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से राष्ट्रपति हो, वापिस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको राष्ट्रपति पद से क्या कहते हैं, त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। बाकी लाभ में पद के आते हैं कि नहीं आते हैं, ये तय करने का काम किसका है? संसद का है। और संसद ने इसको लेकर 1959 में अधिनियम बनाया है। कब बनाया है? 1959 में। और उसमें उसने लिखाया है, क्या लिखा है कि ऐसा कोई पद है जिससे वेतन प्राप्त होता है, जिससे सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और उस पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति किसी को नियुक्त कर सकता है, किसी को कार्य ग्रहण करवा सकता है। हारी बस समझ में? सरकारी नौकरी ऐसा लिखा हुआ नहीं है वहां पे क्या लिखा हुआ है कि कोई ऐसा पद है जिससे आपको वेतन मिलता है, आपको सुविधाएं मिल रही है, और उस पद के ऊपर रहते हुए आप किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हो। और नियुक्त कब करेंगे? किसी संस्था के अध्यक्ष होंगे तभी तो सदस्य को नियुक्त करेंगे हम। अरे बात समझ में? तो सरकारी नौकरी जैसा कोई लिखा हुआ नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, ठीक है? लाभ का पद पहली बात संविधान में परिभाषित ही नहीं है, ठीक है? तो लिखो नेक्स्ट 58(2) के अंदर लिखना, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है? तो ये योग्यताएं हैं, ठीक है? लाभ के पद पर नहीं हो। नेक्स्ट लिखना, इवन आप लोगों को इतना बता दूं मैं कि हमारा जब मूल संविधान था, मूल संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र राज्य में मंत्री का पद और उसके अलावा 2 पद और थे, जिसमें से एक राज प्रमुख का पद था और एक उपराज्य प्रमुख का पद था। 2 पद थे, कौन कौन से? राज प्रमुख और उपराज्य प्रमुख। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख और उपराज्य प्रमुख हमने लाभ के पद से हटा दिए हैं। आ रही बात समझ में? जैसे आज मैंने बताया आप लोगों को, एक बार लिखो उसके बाद पता लगेगा, ठीक है? एक बार लिखो पहले तो तुम, ठीक है? लिखना, नोट लगा के लिखो, संविधान में लाभ का पद परिभाषित नहीं है। संविधान में लाभ का पद परिभाषित नहीं है। संविधान में लाभ का पद परिभाषित नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में लिखो, लाभ का पद, नेक्स्ट लाइन में, लाभ का पद तय करने का कार्य, लाभ का पद तय करने का कार्य संसद का होगा। लाभ का पद तय करने का कार्य संसद का होगा। लाभ का पद तय करने का कार्य संसद का होगा, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, नोट लगा के, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व केंद्र तथा राज्य में मंत्री का पद, केंद्र तथा राज्य में मंत्री का पद, क्योंकि मंत्री दोनों कैटेगरी में होते हैं, केंद्र लेवल के मंत्री होते हैं, राज्य लेवल के भी होते हैं। राजस्थान में भी अलग अलग मंत्री हैं, अभी है कि नहीं है भजनलाल जी सरकार में, ठीक है? और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में भी अलग अलग मंत्री हैं, ठीक है? तो केंद्र तथा राज्य के मंत्री का पद लाभ के पद में नहीं आता है, लाभ के पद में नहीं आता है। लाभ का पद में नहीं आता है। नोट लगा के एक लाइन फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा
7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख व उपराज प्रमुख राज प्रमुख व उपराज्य प्रमुख पद को, राज प्रमुख व उपराज प्रमुख पद को लाभ के पद से बाहर कर दिया, लाभ के पद से बाहर कर दिया। ठीक है, मतलब जो कहने का मतलब बाहर कर दिया, मतलब ये मत समझना कि लाभ के पद में नहीं आते ऐसा कर दिया, नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जो लाभ का पद जो परिभाषित था वहां पे जो लिखा हुआ था कि ये लाभ के पद में नहीं आते हैं, उसमें से 2 नाम हटा दिए थे। कब? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय दोनों का नाम था, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, लेकिन दोनों हटा कब दिए? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। राज प्रमुख का पद तो पता है आप लोगों को, राजस्थान इतिहास पढ़ा है कभी, एकीकरण वगैरह पढ़े आपने? उस समय लास्ट में जब 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद जब सृजित हुआ, उससे पहले राजस्थान में राज प्रमुख का पद था। और राजस्थान में राज प्रमुख कौन थे पता है आप लोगों को? मानसिंह द्वितीय, जो कहां से थे? जयपुर राजघराने के थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखो। देखो लाभ का पद कहां पे परिभाषित है? तो ये संसद ने अधिनियम बनाया है, तो उस अधिनियम का नाम लिखना संसद सदस्य निरर्हता निर्धारण अधिनियम, निरर्हता निर्धारण अधिनियम 1959 लिखना। संसद सदस्य निरर्हता निर्धारण अधिनियम 1959 में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है। संसद सदस्य निरर्हता निर्धारण अधिनियम 1959 में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है। लाभ के पद को परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्या है लाभ का पद? लिखना चाहो तो लिख देना। ठीक है, परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, ऐसा सार्वजनिक पद, ऐसा सार्वजनिक पद, ऐसा सार्वजनिक पद जिससे, ऐसा सार्वजनिक पद जिससे वेतन प्राप्त हो, वेतन प्राप्त हो तथा किसी व्यक्ति की नियुक्ति, किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता हो, किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता हो तथा उसे पद से हटा सकता हो, व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता हो तथा उसे पद से हटा सकता हो तथा जमीनों, जमीनें यानी है ना, भूमि है ना, जमीनों व छात्रवृत्तियों का आवंटन कर सकता हो, भूमियों व छात्रवृत्तियों का आवंटन कर सकता हो। छात्रवृत्तियों का आवंटन कर सकता हो, ऐसा पद लाभ का पद कहलाता है। ऐसा पद लाभ का पद कहलाता है। ऐसा पद लाभ का पद कहलाता है। अच्छा, पता था क्या ये इतनी सारी बातें? ध्यान थी, पता थी? योग्यता में ये बातें आती हैं। लाभ का पद क्या होता है? सरकारी नौकरी समझ रहे थे हम तो, और उसमें खाली मास्टर की नौकरी सरकारी नौकरी तो एक ही दिखती है हमको, उसके अलावा तो नौकरियां है ही कहाँ। ठीक है, एक किस्सा बता रहा हूं यहां पे, समझना। 2006 की बात है। कब की बात है? आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? पिक्चर तो नहीं देखते होंगे अब तो,
ठीक है, अभिषेक बच्चन के फादर, ठीक है। अमिताभ बच्चन की वाइफ है जिनका नाम क्या है? जया बच्चन, ठीक है। जया बच्चन संसद सदस्य बनी थी कब? 2006 में। और जया बच्चन जो थी उस समय यूपी फिल्म विकास बोर्ड की अध्यक्ष थी। किसकी? यूपी फिल्म विकास बोर्ड। कौन सा बोर्ड था? यूपी फिल्म विकास बोर्ड की अध्यक्ष थी कौन? जया बच्चन। और ये कहां पे निर्वाचित हो गई? संसद में 2006 में। तो जया बच्चन को चुनौती दी गई कि ये क्या है, लाभ के पद पर थे और इन्होंने चुनाव लड़ा। आ रही बात समझ में? तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जया बच्चन की जो सदस्यता थी वो समाप्त कर दी। आ रही बात समझ में? तो ये हुआ था, कब हुआ था? 2006 में जया बच्चन के मामले में। उसके अलावा 2012 के चुनाव हुए थे, आपने पता है? राष्ट्रपति के चुनाव में 2012 में कौन खड़ा हुआ था? प्रणब मुखर्जी। नाम सुना है? भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी के सामने पीए सगमा थे। कौन? पीए सगमा उनके विपक्ष में थे और प्रणब मुखर्जी उनके विपक्ष में थे। प्रणब मुखर्जी ने किसको हरा दिया? सगमा जी को हरा दिया। अब सगमा जी हार गए। अब सगमा जी कुछ न कुछ कारण ढूंढ रहे थे कि प्रणब मुखर्जी का जो चुनाव है वो क्या हो जाए? रद्द हो जाए। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि जो सांख्यिकी निदेशालय था वहां के हेड हैं कौन? प्रणब मुखर्जी। तो ये लाभ के पद में आते हैं यूं करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने और इस बात को खारिज कर दिया कि ये लाभ के पद में नहीं आता है यूं करके। आ रही बात समझ? उस समय तो पीए सगमा क्या चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी का जो चुनाव हुआ है वो खारिज हो जाए और मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने सगमा को हरा दिया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? किसके फेवर में फैसला दिया? प्रणब मुखर्जी के फेवर में। आ रही बात समझ में? ये ध्यान में रखना। और जया बच्चन के मामले में तो जया बच्चन की सदस्यता समाप्त कर दी थी, ठीक है। तो लाभ का पद क्या होता है क्या नहीं, ये सारी बातें ध्यान में रखना। लिखना चाहो तो एक एग्जाम्पल लिख देना। जया बच्चन लिखना, जया बच्चन बनाम भारत संघ, जया बच्चन बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजनों की बात कर चुके हैं अपन, पता है आप लोगों को? एसआर बोम्बई, केशवानंद भारती, बेरूबाड़ी, सज्जन सिंह, इंदिरा गांधी, राजनारायण, ठीक है, एलआईसी वाद, ये कुछ कुछ वादों के बारे में भी चर्चा की है और भी आएंगे बहुत सारे, ठीक है। लिखना, जया बच्चन बनाम भारत संघ 2006 के मामले में, जया बच्चन बनाम भारत संघ 2006 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जया बच्चन की सदस्यता लाभ के पद के कारण, जया बच्चन की सदस्यता लाभ के पद के कारण समाप्त कर दी, ठीक है। मतलब कुल मिला के अयोग्य घोषित कर दिया उस समय। आई बात समझ में? तो ये हमने बात की किसकी? क्वालिफिकेशन की। तो राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन का उल्लेख कहां पे? अनुच्छेद 58 में। और क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? मूल रूप से भारत का नागरिक ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पागल देवालिया लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्वालिफिकेशन क्या है वो पता लग गया। लाभ का पद क्या है? तो लाभ का पद संविधान में लिखा हुआ नहीं है। लाभ का पद तय कौन करेगा? संसद करेगी। संसद ने तय किया कि नहीं किया है? संसद ने अधिनियम बनाया कि संसद सदस्य निरअर्हता निर्धारण अधिनियम 1959, और उसी में क्या लिखा हुआ है? लाभ का पद क्या है, ठीक है। सरकारी नौकरी नहीं होता खाली। चलो नेक्स्ट लिखना, हेडिंग लगाओ। अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन, अनुच्छेद 54 हेडिंग लगा देना, राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन अनुच्छेद 54, ठीक है। बेसिकली एक बार तो लिखो है ना, बात करने से पहले एक बार लिख देने में फायदा है। ठीक है, लिख दिया, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 यह कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा यह अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है?
राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन दे रहा है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 54 के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस अनुच्छेद 54 की हेडिंग क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है समझना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले अनुच्छेद जो 54 है, ठीक है, उसमें ए और बी, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कैटेगरियां बनी हुई है, ए बी, ठीक है। ए में क्या लिखा हुआ है समझना है यहाँ पे। ए में ये लिखा हुआ है कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो एक बात यहां से क्लियर हो गई कि कैसे सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित। मतलब कौन से सदस्य भाग नहीं ले सकते, तो मनोनीत। कौन से सदस्य भाग नहीं ले सकते, मनोनीत। भाग कौन लेगा, निर्वाचित। और किसके सदस्य निर्वाचित भाग ले रहे हैं ए में, संसद के। संसद का मतलब क्या हो गया, दो भाग उसके, लोकसभा प्लस राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब यहां पे सुनना, समझना, यहां से बहुत बार छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बने। आरएस के लेवल की तो बात बाद में करें, पर रीट में ऐसे पेपरों में भी, छोटे मोटे पेपरों में भी बहुत बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बार, मैं कह रहा हूं कि बहुत बार आए हैं, और अमूमन परीक्षार्थी यहां पे गलती कर देता है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, लंबा चौड़ा कथन पढ़ते पढ़ते आधी बातें सही होती है, उसमें एक आधा शब्द गलत कर दिया जाता है और आप गलत गलती करके आ जाते हो। देखो यहां पे समझना क्या लिखा हुआ है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, मतलब मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, निर्वाचित। मतलब कुल मिला के मनोनीत सदस्य तो भाग लेंगे ही नहीं किसी भी एंगल से। दूसरा क्या है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, विधानसभा लिखा हुआ है, विधान परिषद लिखा हुआ नहीं है। मतलब देखो, राज्य में आप लोगों को पहले मैंने बताया है कि केंद्र में जैसे संसद होती है, वैसे न वैसे राज्यों में क्या होती है, विधान मंडल होता है, ठीक है। और संसद के जैसे दो भाग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वैसे न वैसे विधान मंडल के दो भाग तो होते हैं, विधान सभा और विधान परिषद, ठीक है। तो केंद्र के तो दोनों भाग ले रहे हैं, लोकसभा वाले भी भाग ले रहे हैं, राज्यसभा वाले भी ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, संसद लिखा हुआ है। अरे बस समझ में, जबकि विधानमंडल लिखा हुआ नहीं है यहां पे क्या लिखा हुआ है, विधानसभा। तो विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेंगे इसमें। मोटी मोटी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, बेहतर क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संबंध में गलत कथन को छाटिए। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, पहला ही कथन दे दिया, लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सही कथन को छाटना आपको है ना, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेते। हाँ, सभी सदस्य नहीं है, कौन से, निर्वाचित सदस्य केवल। क्योंकि आप लोगों को पता है वैसे 2020 के बाद तो लोकसभा में कोई मनोनीत नहीं होता है, पर राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते थे, और 2020 से पहले लोकसभा में 2 लोग मनोनीत होते थे। अरे बस समझ में, 2020 से पहले लोकसभा में कितने मनोनीत होते थे, 2 लोग, और राज्यसभा में कितने मनोनीत होते, 12। तो 2020 से पहले तो ये दोनों तो खत्म कर दिए, पर ये 12 हैं राज्यसभा वाले आज भी। अरे बस समझ में, तो सारे सदस्य भाग नहीं लेते, केवल और केवल कौन से सदस्य भाग लेते, निर्वाचित, ठीक है। कथन और कारण वाले क्वेश्चनों में इस लेवल पे क्वेश्चन आ जाते हैं, और आप लोगों को उस समय बखूबी कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को करना होता है। ऐसा नहीं कि चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कर दिया, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो लिखना, लिखो अनुच्छेद 54 के अंदर लिखना, सबसे पहले संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। मैं जैसे लिखवाऊं उसी हिसाब से चलना है ना, जल्दी मत कर देना कि मैं सर से आगे आगे लिख दूं पहले पहले, है ना, फिर मैं आराम से बैठ सकूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आराम हराम है, किसने कहा था, जिसने भी कहा हो ढूंढ के लाओ। चलो लिखो, लिखा संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, तो नोट लगा के नीचे लिख देना, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
इसका मतलब ये होता है ना, अलग से लिखा हुआ नहीं है, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लिखा लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर लिखना एक और चीज लिख देना नोट लगा के इसी के नीचे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। किस में? कबड्डी में नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, ये ध्यान में रखना। वो क्यों लेंगे? क्यों लेंगे ये बता तू। किसका हिस्सा? संसद का हिस्सा न्यायवादी कार्यपालिका का हिस्सा है। यहां बात हो रही है संसद की, आ रही बात समझ में? यहां पे संसद की बात हो रही है। संसद के दो ही हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में नेता ही होते हैं और दूसरा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, बात करेंगे, अभी बताऊंगा लगभग कितने हो गए। 776 लोग होते हैं इसमें, अभी काउंटिंग करके बताऊंगा कितने कितने लोग होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत अमेरिका से तुलना करना चाहो तो भी कर सकते हैं। ठीक है, लिखो, लिखा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। हाँ, एक और चीज यहां पे ध्यान में रखना कि जो लोकसभा थी ना, उसमें जो दो लोग मनोनीत होते थे वो कौन होते थे? आंग्ल भारतीय। कौन होते थे? आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन वो हैं जिनके फादर तो यूरोपीय हो सकते हैं और माता भारतीय। ठीक है, ऐसे माता पिता की संतान क्या कहलाती है? आंग्ल भारतीय कहलाती है। तो आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। हालांकि अब तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है, पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता था उस समय, और लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझते थे इसलिए गलती करके आ जाते। वहां पे पूछा जाता था कि आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, और मैक्सिमम लोगों को यही लगता था कि आंग्ल भारतीय भाग नहीं लेते। आंग्ल भारतीय होने पे दिक्कत नहीं है, पर ये आंग्ल भारतीय क्या थे? मनोनीत होते थे। तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे। आंग्ल भारतीय है, भाग लेना चाहे तो ले सकता है। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में हुआ, पश्चिम बंगाल के एक एमएलए थे जिनका नाम था डाइक ओब्राइन। क्या नाम था? डाइक ओब्राइन करके आंग्ल भारतीय थे जो, और वो क्या थे? निर्वाचित थे, मतलब इलेक्शन के द्वारा आए थे, मनोनीत नहीं थे राष्ट्रपति द्वारा। तो इलेक्शन द्वारा आए थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला था पहली बार। तो 1912 के बाद जो कंपटीशन एग्जाम आए ना, वहां पे ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया कि आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता। और मूर्ख लोग यही समझ रहे थे कि दो आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं तो उनके दिमाग में एक ही पिक्चर थी कि आंग्ल भारतीय भाग नहीं लेते, बल्कि आंग्ल भारतीय होने पे दिक्कत नहीं है। आंग्ल भारतीय अगर निर्वाचित है तो भाग नहीं लेगा, मनोनीत है तो भारतीय है ना, कोई भारतीय लोग तो भी मनोनीत है तो भाग नहीं लेगा। मनोनीत तो कोई भी भाग नहीं लेगा, निर्वाचित कोई भी भाग ले सकता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पहले था, अब तो नहीं पूछा जाता है, पर ध्यान में रखना, ये भी बता दिया, क्योंकि अब तो आंग्ल भारतीय का मनोनयन ही खत्म हो गया है। तो लिखा, नेक्स्ट लिखो, लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख देना। आंग्ल भारतीय पूछ भी ले कभी तो, आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में मत दे सकते हैं। आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में मत दे सकते हैं। आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में मत दे सकते हैं। दे सकते हैं, शर्त, बशर्ते या शर्त वह निर्वाचित होने चाहिए। वह निर्वाचित होने चाहिए। निर्वाचित मतलब चुनाव द्वारा आने चाहिए, है ना, निर्वाचित होने चाहिए। लोकसभा में मनोनीत नहीं होते। अब लोकसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते अभी, आरी बात समझ में, पर सभी सदस्य ऐसा शब्द नहीं है वहां पे, निर्वाचित लिखा हुआ है अभी भी। आरी बात समझ में, मनोनीत नहीं होते वहां पे, वो बात अलग है। ठीक है, वो मनोनयन खत्म हो चुका, आगे बढ़ाया नहीं। वो सब बातें हम लोकसभा पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे कि 10-10 साल में एसटी, एससी, एंग्लो इंडियन सबका जो आरक्षण है लोकसभा सीटों के लेकर वो बढ़ाया जाता है हर 10 साल में। तो एसटी, एससी का जो आरक्षण था वो तो बढ़ा दिया 10 साल के लिए, पर एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन था 10 साल आगे वो नहीं बढ़ाया। ठीक है, हटाया नहीं है, बस बढ़ाया नहीं तो अपने आप खत्म हो गया। ठीक है, बस बाद में बात करेंगे, अभी नहीं तो अपन टॉपिक से भटक जाएंगे। लिखना फिर बी के अंदर लिखना, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
ए लिख दिया था पहले, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, नोट लगा के एक लाइन लिखना। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मत नहीं देते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मत नहीं देते हैं। ठीक है, और एक और चीज बता रहा हूं यहां पे कि केंद्र शासित प्रदेश भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं देता है कोई। आ रही बात समझ में? क्योंकि अनुच्छेद 54 का जो सब क्लॉज बी है उसमें क्या लिखा हुआ है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं केवल। तो दिल्ली और पांडुचेरी वाले कैसे भाग लेते हैं, ये बात आती है हमेशा, जो पहले भी बताया। तो दिल्ली और पांडुचेरी दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, राज्य की कैटेगरी में। वैसे वो अनुसूची 1 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश ही है। आ रही बात समझ में? लेकिन यहां पे अनुच्छेद 54 में पर्टिकुलर उनको किसका दर्जा दिया है, राज्य बनाया है। और इसके लिए हमने संविधान संशोधन किया था। पहले दिल्ली और पांडुचेरी भाग नहीं लेते थे। ठीक है, दिल्ली और पांडुचेरी भाग लेते हैं 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ जिसका नाम क्या था, 70वां। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अनुसार बताया था मैंने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बारे में बताता है। संविधान संशोधन का मतलब संविधान में बदलाव करना। तो संविधान में हमने बदलाव किया कब, 1992 में। और कौन सा संविधान संशोधन था, 70वां। और इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी इन दोनों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल हमने किया था। कब जाके, 1992 में जाके। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे पांडुचेरी के लिए तो लिखा हुआ है कि पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, पर दिल्ली के लिए केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है संविधान में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये नाम है उसका। क्या नाम है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली नहीं है, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। अनुच्छेद 239 में लिखा हुआ है। अभी इतनी बात नहीं करेंगे, बस आप तो लिखो अभी। ठीक है, लिखना, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। फिर लिखो, केंद्र शासित प्रदेश, नोट लगा के लिखो, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, बहुवचन कर देना, केंद्र शासित प्रदेशों, ऐसा कर देना, केंद्र शासित प्रदेशों को भी, केंद्र शासित प्रदेशों को भी राष्ट्रपति निर्वाचन में, केंद्र शासित प्रदेशों को भी राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल नहीं किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को भी राष्ट्रपति निर्वाचन में शामिल नहीं किया गया है। फिर लिखना, लिखो, नोट लगा के एक लाइन लिखना, यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश, यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश, यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में, यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है तो, राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होता है तो उसे शामिल होता है तो उसे अनुच्छेद 54 बी में, अनुच्छेद 54 बी में राज्य क्षेत्र घोषित करना होगा, राज्य क्षेत्र घोषित करना होगा।
राज्य क्षेत्र घोषित करना होगा। लिखा? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी बात है, ध्यान में रखना। ठीक है, 70वें संविधान संशोधन 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, और क्या बात ध्यान में रखनी है यहां से? अगर मान लो ऐसा हो जाए, ठीक है, मान लो क्या, मैं बता देता एक बार तो, ठीक है, हल्का सा यहां समझना। कौन कौन है राष्ट्रपति के चुनाव में? एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित ध्यान में रखना, निर्वाचित सदस्य। और कौन है? राज्य प्लस दिल्ली प्लस पांडुचेरी के कौन सी? विधानसभा, है ना, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब यहां समझना, संसद के कितने सदस्य हैं निर्वाचित, आप लोगों को पता है? वैसे संसद में एक तो लोकसभा है, ठीक है, और एक राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं। कितने हैं? 245 राज्यसभा में, उसमें से 12 क्या है? मनोनीत हैं। तो निर्वाचित कितने हुए? 233 रहे ना। ठीक है, और लोकसभा के अंदर वर्तमान में कितना है? 543 लोग हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं? निर्वाचित थे। पहले 545 पढ़ाए जाते थे और इसमें 2 एंग्लो इंडियन अलग किए जाते थे, पर अब एंग्लो इंडियन है ही नहीं, तो यहां पे कितने हैं? 543, और ये कितने हैं? 233। दोनों मिला देंगे तो कितने हो गए? 776। तो संसद से राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग वोट डालते हैं? 776। ठीक है, और करीबन जितनी राज्य हैं हमारे, और दिल्ली और पांडुचेरी सबको मिला के 4120, कितने? 4120 लोग शामिल होते थे। कहां पे? राष्ट्रपति के चुनाव में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? कि भाई संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? आप लोगों को पता है। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कैमरे के सामने भी। ठीक है, और यहां से एमएलए भी अलग अलग हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? भाई एमएलए, जैसे राजस्थान में एमएलए कितने हैं? 200 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 400 प्लस हैं। आ रही बात समझ में? तो ऐसे न ऐसे एमएलए पूरे भारत से, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी, इन सब के मिला के कितने एमएलए आते हैं राष्ट्रपति चुनाव में? 4120। ठीक है, और सांसद कितने हैं? 776। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4000, जोड़ो इसको, 6 हो गया, 7 और 2 कितने? 9 और 8 और 4, मतलब 4896 राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए लोग आते हैं। कितने? अब अगर अमेरिका की थोड़ी बात करोगे ना, तो अमेरिका में
538 केवल वोटर्स, वोट है, क्या है? 538 क्या है? वोट हैं। जबकि भारत में 4,896 वोटर्स हैं। भारत में वोट तो 10 लाख के पार हैं। भारत में वोट कितने हैं? 10 लाख से ज्यादा। अपन बात करेंगे अभी अनुच्छेद जब 55 की बात करेंगे उस समय सारा सिस्टम बताऊंगा कैसे चुनाव होते हैं, ठीक है। बस आप तो इतना समझ लेना कि भारत में कितने कितने आते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक बात ध्यान में रखना, पहले ये आंकड़ा कितना था? 4,896 का था और राज्यों से कितने आते थे? 4,120 आते थे। पर आप लोगों को पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाए हम। कब लाए? 2019 में। उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य से क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो बार अलग कर दिए। तो अब जम्मू कश्मीर जो है वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट देता नहीं है। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहले कितने लोग थे? 83 थे। तो वो 83 इसमें अब माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4,896 जो वोटर्स हैं उसमें से कितने निकल जाएंगे? 83 निकल जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो ये सारा क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूं, अगर मान लो कि ये जो राज्य हैं, राज्य के ये जो सदस्य हैं, मान लो कि ये 4,120 लोग नहीं आए, 4,120 लोग नहीं आए और ये लोकसभा वाले लोग भी नहीं आए और केवल राज्यसभा वाले ही बचे हैं, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा? ये लोग नहीं आते। तो देखो अनुच्छेद जो 54 है, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ निर्वाचक मंडल में कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई भी रिक्ति है, कोई भी पद खाली है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। एनी हाउ कंडीशन राष्ट्रपति का चुनाव तो होके रहेगा। अगर कोई कितने भी लोग आते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करवा देंगे, फाइनल। आ रही बात समझ में? कि मान लो कि भारत की 28 राज्यों की विधानसभाएं भंग है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, कोई है ही नहीं, एमएलए एमपी आ ही नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा? होगा, क्योंकि हमारे पास एक परमानेंट हाउस है जिसका नाम क्या है? राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा 1952 में बना था और 1952 के बाद राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हुआ है, तो राज्यसभा राष्ट्रपति के चुनाव करवा सकता है। तो एक बात ध्यान में रखना कि ये अगर लोग नहीं आते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा नहीं। ये निर्वाचक मंडल में बात ध्यान में रखनी है। एक लाइन लिख दो, उसके बाद ये निर्वाचक मंडल की प्रक्रिया आप लोगों को कल बताएंगे। एक लाइन लिख दो लास्ट। निर्वाचक मंडल में, नोट लगा के लिखना, निर्वाचक मंडल में पद रिक्ति से, पद खाली रहने से, यानी रिक्ति का मतलब खाली, पद रिक्ति से निर्वाचक मंडल में, ये ऐसा लिखा, निर्वाचक मंडल में पद रिक्ति से राष्ट्रपति के चुनाव प्रभावित नहीं होंगे। निर्वाचक मंडल में पद रिक्ति से राष्ट्रपति के चुनाव प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। लिखा हुआ है एनी हाउ कंडीशन, कुछ भी हो जाए राष्ट्रपति के चुनाव तो होके रहेंगे। पद रिक्ति से राष्ट्रपति के निर्वाचक के प्रभावित नहीं होगा। आई बात समझ में? निर्वाचक मंडल के बारे में कल बात करेंगे और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा यह अनुच्छेद 55 की प्रक्रिया हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं आपको।